स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरल कंडीशंस फॉर स्पॉन्टिनिटी एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि स्वतः प्रवर्तिता और साम्यावस्था के लिए सामान्य परिस्थितियाँ। तो टॉपिक है हमारा जो स्वतः प्रवर्तिता एवं साम्यावस्था के लिए सामान्य परिस्थितियाँ। हमने देखा था कि जब अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की थी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वह ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है या फिर हीट ऑफ कंजर्वेशन के बारे में जानकारी देता है, जबकि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह ऊर्जा के ट्रांसफ़र की जो डायरेक्शन होती है उसके बारे में जानकारी देता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है वह ऊर्जा ट्रांसफ़र की डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। तो किसी भी जो निकाय है या कोई भी जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बिना किसी बाह्य साधन की सहायता के से होने वाले जो प्रक्रम होते हैं वह स्वतः या स्वाभाविक प्रक्रम कहलाते हैं, यानी कि उन पर किसी प्रकार का कोई बाह्य कार्य नहीं करना पड़ता हो या बाहर से किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाना पड़ता। तो वो जो प्रक्रम होते हैं वो स्वतः होते हैं या स्पॉन्टेनियस होते हैं या नेचुरल प्रोसेस कहलाती है। तो इस प्रकार ऊष्मागतिकी की दृष्टि से ये प्रक्रम जो होते हैं वह क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। यानी कि अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि ये दोनों डायरेक्शन में नहीं होता, यानी कि इसमें अपन यूँ कह सकते हैं कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो दोनों साम्य अवस्था में नहीं होते, यानी कि इनमें अगर बिना किसी बाह्य बल के अगर कोई प्रक्रम हो रहा है तो वह अनुत्क्रमणीय होता है। और इसके विपरीत उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होते हैं उसमें सिस्टम सदैव ऊष्मागतिकीय साम्य अवस्था में बना रहता है। यानी कि जो सेकंड जो प्रक्रम होते हैं जिनको अपन रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, निकाय हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बना रहता है। तो इनके द्वारा अपन क्या करते हैं कि किसी भी प्रक्रम की साम्य अवस्था और स्वतः प्रवर्तिता को निर्धारित कर सकते हैं। तो किसी प्रक्रम में हुए जो एंट्रोपी परिवर्तन होते हैं उस एंट्रोपी परिवर्तन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि प्रक्रम उत्क्रमणीय होगा या अनुत्क्रमणीय। तो यदि निकाय और पारिपार्श्विक की संयुक्त एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है, यानी कि कहने का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की जो होल एंट्रोपी होती है उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो प्रक्रम जो होता है वह कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रक्रम होता है। यानी कि निकाय की और पारिपार्श्विक की अगर कुल एंट्रोपी बढ़ रही है तो उसमें जो प्रक्रम होगा वह कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रक्रम होगा। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि वह ऊष्मागतिकी की दृष्टि से वह प्रक्रम संभव हो सकता है, या फिर उस प्रक्रम को अपन संपन्न कर सकते हैं या उस पर कार्य कर सकते हैं। और यदि निकाय और पारिपार्श्विक की संयुक्त एंट्रोपी में कोई चेंज न हो तो प्रक्रम उत्क्रमणीय होगा, अर्थात सिस्टम कैसा होगा, साम्य अवस्था में रहेगा। यानी कि जो निकाय होगा वह हमेशा इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है। अगला आता है कि एंट्रोपी चेंज यदि परिवर्तन उत्क्रमणीय तरीके से हो, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक अवस्था परिवर्तन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन एक निश्चित मात्रा होती है तथा ये जो परिवर्तन का ढंग होता है या तरीका होता है यह उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय पर निर्भर नहीं होती। तो जो एंट्रोपी परिवर्तन है, तो यदि परिवर्तन जो अपन करवा रहे हैं वह अगर उत्क्रमणीय तरीके से होता है तो उसमें जो एंट्रोपी चेंज होगी वह हो जाएगी ds बराबर डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। रिवर्सिबल दर्शाएगा उत्क्रमणीय ऊष्मा को, या उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो ऊष्मा काम में आती है या ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसको, ds दर्शाता है एंट्रोपी चेंज को। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1। और यदि कोई सूक्ष्म अवस्था परिवर्तन अनुत्क्रमणीय ढंग से अपन करते हैं या इरिवर्सिबल तरीके से अपन करते हैं, तो इरिवर्सिबल तरीके से करने पर क्या होता है कि जो सिस्टम के द्वारा जो अवशोषित की गई जो ऊष्मा होती है वह अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। तो सिस्टम के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा का मान कम होगा तो जो क्यू रिवर्सिबल का मान होगा वह ग्रेटर होता है किससे, क्यू इरिवर्सिबल से, क्योंकि उसके द्वारा सिस्टम कम ऊष्मा अवशोषित करता है इरिवर्सिबल में। तो क्यू इरिवर्सिबल का मान क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल से कम होता है। और ये होने पर जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा
यानी जबकि एंट्रोपी परिवर्तन का मान वही रहेगा। अतः अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है वह होगा ds ग्रेटर देन डी क्यू रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अपॉन टी। इसको अपन दे देंगे समीकरण 2। कहने का मतलब ये है क्योंकि जब अनुत्क्रमणीय ढंग से होता है कोई कार्य तो उसमें जो ऊष्मा होगी वह यानी जो निकाय अवशोषित करता है वो ऊष्मा क्या होती है, उत्क्रमणीय ढंग से अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके निकाय के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा से कम होता है। तो एंट्रोपी चेंज तो का मान तो वही रहता है, तो इसके लिए ds ग्रेटर देन डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। इसको अपन दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों को जब अपन कंबाइन करेंगे तो ds ग्रेटर एंड इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी के बराबर मान आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जब t को अपन पक्षांतरण कर देंगे तो t ds ग्रेटर एंड इक्वल टू डी क्यू, यानी टी ds किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू से ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसको अपन दे देंगे समीकरण 3। नेक्स्ट है कि जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन देखते हैं या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखते हैं तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो अवशोषित की गई ऊष्मा है वह उसकी इंटरनल एनर्जी और किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, डी क्यू का मान किस में रखेंगे, या समीकरण 3 से जो होगा डी क्यू का मान इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रखेंगे और इसमें रखने पर अपने पास जो अगला समीकरण आ जाएगा टी डी एस ग्रेटर एंड इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। जब अपन पक्षांतरण करते हैं यानी इधर वाले पक्ष को इधर लेके आते हैं तो टी डी एस माइनस डी ई माइनस डी डब्ल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसको अपन कह देंगे समीकरण 4। ये अपना क्या आ जाएगा, समीकरण 4। यहाँ पर जो समीकरण है या फिर यहाँ पर जो डी डब्ल्यू है वह उसमें क्या होते हैं, सारे के सारे कार्य समाहित होते हैं। और इस समीकरण 4 के अंदर जो बराबर का साइन है वह रिवर्सिबल प्रोसेस को, और ग्रेटर का जो साइन है या बड़े होने का जो चिन्ह है वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को दर्शाता है। यानी कि जब इसका मान बराबर होगा 0 के तो वह रिवर्सिबल प्रोसेस को दर्शाएगा, और ग्रेटर होगा या बड़े होने का चिन्ह होगा तो वह उसकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को दर्शाता है। तो इस प्रकार जो इक्वेशन 4 है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम दोनों ही परिस्थितियों को व्यक्त करता है या दोनों ही स्थितियों को दर्शाता है। यदि किसी प्रक्रम में ऊर्जा अपरिवर्तित रहे तथा बाह्य बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाए, तो अगर बाह्य बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाएगा तो डी ई और डी डब्ल्यू के मान क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। और डी ई और डी डब्ल्यू का मान 0 होने पर जो अपना इक्वेशन 4 होगी वह क्या हो जाएगी, डी एस ई वी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसको अपन कह देंगे समीकरण 5। यानी कि उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी उसका मान 0 होगा, डी वी यानी वॉल्यूम का मान 0 होगा, दोनों का मान 0 होगा। तो इसको अपन दर्शा सकते हैं कि डी एस ई वी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसको अपन दे देंगे समीकरण 5। नेक्स्ट यहाँ पर अगर अपन सीमित परिवर्तन देखें तो सीमित परिवर्तनों के लिए क्या आ जाएगा, डेल एस ई वी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अतः जब जो एनर्जी और वॉल्यूम होती है वह क्या दर्शाती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं एनर्जी और वॉल्यूम को स्थिर रखा जाए तो जो सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वह स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम की ओर बढ़ती है। कहने का मतलब है कि एनर्जी को और वॉल्यूम को जब अपन स्थिर रखेंगे तो उसकी स्वतः प्रवर्तिता के प्रक्रम की ओर बढ़ती है, और पर जो ऊष्मागतिकी साम्यावस्था होती है में यह अपरिवर्तित रहती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एनर्जी और वॉल्यूम स्थिर है तो निकाय की एंट्रोपी तो स्पॉन्टेनियस प्रक्रम में बढ़ेगी, पर ऊष्मागतिकीय साम्यावस्था में ये क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में इसका मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट आता है कि द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि तापीय साम्य की परिस्थिति हो तो इसमें क्या परिवर्तन आता है। तो तापीय साम्य की परिस्थिति में क्या होता है कि यदि अपन साम्यावस्था में
निकाय के जितने भी सभी भाग हैं उनमें अगर अपन तापमान समान है तो निकाय क्या हो जाएगा अपना तापीय साम्य में होता है, और तापीय साम्य में होने पर उसकी जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है वह शून्य, और किए गए कार्य का मान भी क्या होता है 0। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं DE और DW दोनों का मान क्या होता है शून्य होता है। तो विलगित जो आइसोलेटेड निकाय है, तो आइसोलेटेड निकाय के लिए समीकरण 4 को अपन किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, TdS ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर DE और DW का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। या फिर अपन यूँ लिख सकते हैं DS ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो इसको अपन क्या दे देंगे समीकरण 6, और समीकरण जो 6 है उससे स्पष्ट होता है कि विलगित निकाय की एंट्रोपी जो होती है उस एंट्रोपी का मान बढ़ता है, और साम्य अवस्था पर यह मान क्या हो जाएगा अधिकतम होता है। यानी कि जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तो इसका मान क्या हो जाएगा अधिकतम होता है। अब अपन क्या करते हैं कि कोई एक माना कि कोई अपन एक विलगित निकाय लेते हैं, उस विलगित निकाय को दो भाग A और B के अंदर विभक्त करते हैं। यदि पार्ट A से ऊष्मा की कुछ मात्रा को अगर अपन, या कुछ मात्रा जैसे dq रिवर्सिबल को अगर अपन पार्ट B की ओर ट्रांसफ़र करते हैं तो पार्ट A की जो एंट्रोपी चेंज होगी उसको अपन दर्शाते हैं dSA बराबर माइनस dq रिवर्सिबल अपॉन TA। यहाँ पर डी ऐसे दर्शाएगा कि भाग A की जो एंट्रोपी में परिवर्तन है उसको DQ रिवर्सिबल दर्शाता है, इसमें माइनस साइन दर्शाता है कि कुछ जो ऊष्मा होगी वह पार्ट B की ओर ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसके मान में क्या आ रही है कमी, और TA दर्शाता है ताप को, यानी पार्ट A का ताप टेम्परेचर को दर्शाता है। तो नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट B में एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो DSB बराबर DQ रिवर्सिबल अपॉन TB। यहाँ TB जो होगा पार्ट B के टेम्परेचर को दर्शाता है। अतः सिस्टम की जो एंट्रोपी में क्या होता है, जो टोटल चेंज आएगा वह टोटल चेंज क्या हो जाएगा पार्ट A और पार्ट B की एंट्रोपी के योग के बराबर। तो DS बराबर DSA प्लस DSB। DSA और DSB का मान इसमें रखने पर अपने पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है DS बराबर DQ रिवर्सिबल कोस ब्रैकेट 1/TB माइनस 1/TA। इसको अपन क्या दे देंगे समीकरण 7, या फिर समीकरण 7 से इसको दर्शाते हैं। यदि ऊष्मा का प्रवाह अपन स्वतः प्रवर्तित है, तो ऊष्मा का प्रवाह जब स्वतः प्रवर्तित होता है तो समीकरण जो अपने पास आया है, यानी कि समीकरण अपने पास जो भी है 7 है समीकरण, उस समीकरण 7 से, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि समीकरण 7 में अपन समीकरण 6 से जो मान था कि अगर यदि ऊष्मा का प्रवाह स्वतः प्रवर्तित है तो स्वतः प्रवर्तित होगा, तो समीकरण 6 से DS क्या हो जाएगा 0 से ज़्यादा होगा, और 0 से ज़्यादा होगा तो इक्वेशन जो 7 होगी वह क्या हो जाएगी DQ रिवर्सिबल ब्रैकेट 1/TB माइनस 1/TA ग्रेटर देन 0। यानी इसका मान क्या होगा 0 से ज़्यादा होगा। जब DQ रिवर्सिबल को इधर ले आएंगे तो 1/TB माइनस 1/TA ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो DQ रिवर्सिबल होगी या रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय प्रक्रम की जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वह क्या होता है धनात्मक राशि है। अब अपन इसको, या फिर अपन यूँ लिख सकते हैं TA ग्रेटर देन TB, यानी कि पार्ट A की जो टेम्परेचर होता है वह पार्ट B के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो इस समीकरण इसको अपन क्या दे देंगे समीकरण 8। इस समीकरण 8 से ये स्पष्ट होता है कि हमेशा जो ऊष्मा होगी वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः प्रवाहित होती रहती है। इसके लिए यानी किसी कोई बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती या बाह्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट कंडीशन है यदि सिस्टम साम्य अवस्था में है। फर्स्ट अपन ने देखा कि अगर सिस्टम स्वतः प्रवर्तित है तब क्या कंडीशन होती है। अगला अपना है कि जब सिस्टम साम्य में है तो इक्वेशन 6 को अपन DS बराबर 0, अगर साम्य में है तो एंट्रोपी में परिवर्तन 0 के बराबर होगा। तो इक्वेशन 7 से अपने को क्या प्राप्त होगा
टी क्यू रिवर्सिबल 1/TB माइनस 1/TA बराबर 0। तो यहाँ पर TA किसके बराबर हो जाएगा, TB के बराबर होता है, यानी कि जो पार्ट ए का टेम्परेचर होगा वह पार्ट बी के टेम्परेचर के बराबर होता है। और जो इक्वेशन 9 है या समीकरण जो 9 है वह तापीय साम्य की परिस्थिति को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि जब सिस्टम साम्यावस्था में है तो निकाय के प्रत्येक भाग का जो ताप होगा वह समान होगा, और अगर सिस्टम स्वतः प्रवर्तित है तो उसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः प्रवाहित होती है।